हेलो एवरीवन। तो आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास से थर्ड टॉपिक जो है मृदा संसाधन पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो आज है पार्ट थर्ड। तो देखते हैं। मृदा जैविक तथा अजैविक संसाधनों से या पदार्थों से मिलकर बनी है। यानी कि जो हमारी मृदा है, मिट्टी, जो कि धरातल की सतह पर पाई जाती है। ये अर्थ है, इसकी जो सतह पर, ऊपरी सतह पर जो पदार्थ है वो मृदा है। ठीक है। और ये जैविक और अजैविक पदार्थों से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। मृदा को तत्व, रंग, गहराई, गठन, आयु एवं संरचना, रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर कई प्रकार में बांटा गया है। यानी कि जो मृदा है, ये भी, इसके भी अलग अलग रंग होते हैं, इसके अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग गहराई होती है, संगठन, आयु, संरचना। तो इन आधारों पर इसको, रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर इसको क्या किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा का जो वर्गीकरण है भारत में, वो मेनली 6 प्रकार से किया गया है। तो पहला है जलोढ़ मृदा। तो जो जलोढ़ मृदा है वो मैदानी भाग में, जो उत्तरी मैदानी भाग है, वहाँ पर पाई जाती है। क्योंकि उत्तरी मैदानी भाग किससे बना होता है, ये गंगा यमुना द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है, इसीलिए इसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये जलोढ़ से बना होता है। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसादों से या निक्षेपों से बना होता है। ठीक है। और पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अब जहाँ जहाँ पे नदियाँ बहेंगी और वह अपने साथ लाए गए अवसादों को क्या कर देंगी, निक्षेपित कर देंगी। निक्षेपित यानी कि फैला देंगी उस एरिया में। तो वो मृदा कैसी होती है, जलोढ़ मृदा होती है। अब यह उत्तरी मैदान में तो है ही है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा एरिया आ जाता है। लेकिन जो दक्षिण दक्षिण की नदियाँ हैं, जैसे हमारी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये भी अवसादों को क्या करती हैं, अपने साथ ले जाती है और निक्षेपित कर देती हैं। तो जहाँ पे वो निक्षेपित करती हैं, वो डेल्टा वाला भाग होता है, और उस डेल्टा में क्या पाए जाते हैं, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है पुरानी जलोढ़ मृदा और एक है नई जलोढ़ मृदा। अब आयु के आधार पर कैसे, जैसे माना ये हमारी नदी बह रही है और ये अपने साथ जो अवसाद लेके आई है, उसने इस एरिया में इसको क्या कर दिया है, फैला दिया है, इसको निक्षेपित कर दिया है। ठीक है। अब ये नदी तो आगे को चली गई, लेकिन जब ये दोबारा से ऊपर से नदी आएगी तो ये अपने साथ और अवसाद बहा कर लाएगी। इससे क्या होगा, जो नए अवसाद होंगे वो इसके ऊपर फैल जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक तो जो पहले नदी बहाकर लाई थी वो पुरानी जलोढ़ मृदा, एक जो नई अभी नदी अभी नए अवसादों को लेकर आई है, उसको हम नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है इसे बांगर कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है इसे खादर कहा जाता है। अब जो बांगर है, ये कंकड़ की, इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, और जो खादर है इसमें महीन कणों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि ये महीन कणों वाली मृदा होती है। जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस, चूनायुक्त होती है। और ये किस चीज़ के लिए उपयुक्त होती है, गन्ने के लिए, गेहूँ, चावल, दलहन फसलों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। इसीलिए जो उत्तरी मैदानी भाग है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आते हैं, यहाँ पे गन्ना और गेहूँ की फसल क्या होती है, ज़्यादा उगाई जाती है। और चावल कहाँ पे, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे डेल्टाई भाग होता है, वहाँ पे क्या होती है, चावल उगाए जाते हैं। और यह गहन कृषि, यहाँ पर क्या की जाती है, गहन कृषि की जाती है। इस कारण जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक पाया जाता है, क्योंकि यह कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है यह मृदा। इसीलिए लोग यहाँ आकर बसते हैं, ताकि वो यहाँ पर क्या कर सके, कृषि कर सके। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। अब अगली है काली मृदा। काली मृदा, इसको रेहल मृदा भी कहते हैं, और यह कपास के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि जो काली मृदा है, इसमें कपास बहुत ही अच्छे से उगता है, इसलिए इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है,
यह दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जो कि लावा से बनी होती है। यानी कि जो हमारी काली मृदा होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? जो हमारा ज्वालामुखी फूटता है तो उससे जो लावा निकलता है, तो वो लावा क्या हो जाता है? जम जाता है। उसके बाद ये लावा क्या होने लगता है? अपरदित होने लगता है, इसका अनाच्छादन होने लगता है, तो ये फैलने लगता है उस एरिया में, ठीक है। तो उससे जो निर्मित होती है वो काली मृदा होती है, इसलिए ये पठारी भागों में पाई जाती है, क्योंकि जो हमारा पठार है वो किससे बना होता है? अधिकतर ज्वालामुखी से निर्मित है, ठीक है। और यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। महीन कण होने के कारण यह अधिक नमी धारण कर लेती है। इसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूने जैसे तत्व होते हैं, परंतु फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यानी कि ये बहुत महीन कण वाली होती है, इस कारण क्या करती है? ये अधिक नमी धारण कर लेती है। अधिक इसमें क्या होता है? पानी को ऑब्जर्व करने की क्या होती है? क्षमता होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है और चूने जैसे पदार्थ इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। तो ये हमारी काली मृदा हो गई। अगला देखते हैं लाल और पीली मृदा। अब लाल और पीली मृदा से क्या दिख रहा है कि ये मृदा कैसी होगी? दिखने में लाल होगी और पीली होगी। तो जो दक्कन के पठार के दक्षिण पूर्वीय हिस्से में कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। यानी कि जो ये दक्कन का पठार है, ये हमारा भारत हो गया, सॉरी, तो ये हमारा दक्कन का पठार हो गया, यानी कि ये भारत है। अब ये हमारा क्या है? दक्कन का पठार है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि इस क्षेत्र में कम वर्षा वाले भाग में विकसित होती है कौन सी? लाल और पीली मृदा। यह ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का दक्षिणी छोर, पश्चिमी घाट की पहाड़ी पद पर क्या होता है? पाया जाता है। यानी कि ये उन क्षेत्रों में पाया जाएगा जहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी, ठीक है। इसमें लाल रंग रवेदार आग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान के लौह अयस्क के प्रसार के कारण होते हैं। यानी कि जो मृदा है इसका लाल रंग किसके कारण होता है? लौह धातु के कारण होता है। तथा पीला रंग जल योजन के कारण होता है। और मृदा का पीला रंग कैसे हो जाएगा? जल योजन के कारण होगा। अगला है लेटराइट मृदा। तो जो लेटराइट मृदा है वो ग्रीक भाषा का शब्द लेटर, जिसका अर्थ होता है ईंट, इससे क्या है? ये निर्मित है। यानी कि लेटर शब्द है जो क्या है? ग्रीक का शब्द है लेटर, इसका हिंदी में अर्थ होता है ईंट। तो इससे क्या बना है हमारा? लेटराइट। इसका निर्माण उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक निक्षालन के परिणाम है और यह अत्यधिक अम्लीय होती है। यानी कि यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। अब क्या होता है? अधिक वर्षा के कारण क्या हो जाएगा? इसमें निक्षालन। निक्षालन यानी कि अगर ये हमारी सतह है, इसमें क्या है? मृदा है। अधिक वर्षा के कारण क्या होगा? जो मृदा के पोषक तत्व होंगे या जो मृदा उपजाऊ मृदा है वो निक्षालित होकर क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है। तो इस कारण ये क्या हो जाती है? इसको हम निक्षालन को लीचिंग भी कहते हैं। तो यह उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होंगे। और क्या होगा? यह अत्यधिक अम्लीय होती है। और इसके जो क्षेत्र हैं वह है दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वीय प्रदेश में। जो लेटराइट मृदा है वो कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु में, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है इसीलिए यहाँ पे मेनली आ जाएंगे, कर्नाटक होगा, केरल होगा और तमिलनाडु। तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए ये बहुत उपयुक्त होती है? चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए। यानी कि जो हमारी लेटराइट मृदा है इसमें चाय और कॉफ़ी बहुत ही अच्छे से उगाई जाती है दक्षिणी क्षेत्र में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल में काजू उगाने की उपयुक्त है ये, ठीक है। काजू और चाय और कॉफ़ी, इन तीन फसलों के लिए हमारी लेटराइट मृदा क्या होती है? उपयुक्त होती है। अब अगला है मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल व भूरा होता है। यह रेतीली तथा लवणीय होती है। यानी कि इसका रंग कैसा है? लाल है और भूरा है और यह रेतीली होती है और लवणीय होती है।
शुष्क जलवायु तथा उष्ण ताप के कारण ह्यूमस व नमी कम होती है, यानी कि क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि कौन से, मेनली राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या है, वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे शुष्क जलवायु होती है। शुष्क जलवायु और उच्च ताप के कारण यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमस की मात्रा कम होगी और नमी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे वर्षा होती नहीं है, बहुत अधिक नहीं होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वहाँ पे होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, नमी की कमी होगी और इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अगला है वन मृदा। वन मृदा कहाँ पे पाई जाएगी, वनीय क्षेत्रों में। वनीय क्षेत्र कहाँ होंगे, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ये मेनली कहाँ पे पाई जाती है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। यहाँ पर पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध होते हैं, तो ये वहाँ पर इसकी क्या होगी, इसमें ये अधिक उपजाऊ होगी जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होगा, ठीक है। नदी घाटियों में यह दोमट तथा सिल्टदार होती है तथा उपजाऊ होती है, यानी कि जो नदी घाटियाँ, क्योंकि पर्वतीय हमारे क्या होते हैं, मेनली जो 12मासी नदियाँ होती है उसका उद्गम स्थान पर्वतीय क्षेत्रों से होता है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों से। तो जो नदियों के घाटीय क्षेत्र होंगे वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी और वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खेती अधिक अच्छी होगी उसके लिए, कृषि के लिए, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ होगी। और यह मृदा एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है, यानी कि इसमें एसिड यानी कि अम्ल नहीं पाया जाता है और इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, उससे रहित होती है। अब देखते हैं मृदा अपरदन तथा मृदा संरक्षण। मृदा के कटाव तथा बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है, यानी कि जो हमारी मृदा है ये जब कटने लग जाती है अधिक वर्षा के कारण, अधिक वनों को काटने के कारण, तो ये मृदा क्या होती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होने लगती है, मूव होने लगती है। तो इसको हम मृदा अपरदन कहेंगे, ठीक है। अब यह वर्षा से भी हो सकता है, मानवीय क्रियाओं से भी हो सकता है और प्राकृतिक क्रियाओं से भी हो सकता है। अब इसमें मानवीय क्रिया क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण तथा खनन आदि से मृदा अपरदन अधिक हो रहा है, यानी कि मानवीय क्रिया में क्या आ जाएंगे, वनोन्मूलन, मानव वनों का क्या करता है, अधिक से अधिक कटाव कर रहा है, उस वजह से मृदा कटाव हो रहा है, अति पशुचारण की वजह से। और निर्माण तथा खनन आदि से, यानी कि हम निर्माण क्षेत्र अधिक बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र अधिक बना रहे हैं, सड़क का निर्माण, इमारतों का निर्माण, परिवहन निर्माण और खनन क्रिया अधिक कर रहे हैं, तो उस वजह से भी क्या हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मृदा का कटाव हो रहा है। प्राकृतिक तत्व में आ जाएंगे जल, पवन, हिमनद आदि मृदा अपरदन के कारण हैं, यानी कि जल, अधिक वर्षा के कारण क्या होगा, मृदा मृदा को जल क्या होगा, अपने साथ बहा कर ले जाएगा। पवन, अगर तेज पवन बहेगी तो पवन भी मृदा को क्या करेगा, ऊपरी परत को, जो बहुत उपजाऊ परत होती है उसको क्या करता है, वहां से हटा देता है। हिमनद भी क्या करता है, मृदा अपरदन का एक कारण है। अब देखते हैं उत्खात भूमि, इसको बेडलैंड कहते हैं। मृदा जब जब जल मृदा को काट कर गहरी वाहिका बनाता है तो भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती है, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। अब क्या होगा, जल जैसे वर्षा अधिक हो गई या नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, तो उससे क्या होगा, मृदा अधिक कट जाएगी, तो वो जो भूमि होगी, पहले जो कृषि योग्य भूमि थी वो अब क्या हो जाएगी, कृषि योग्य नहीं रहेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। अगला है चादर अपरदन, इसको सीट इरोजन भी कहते हैं। जो चादर अपरदन होता है, जैसे हमारा ये एक एरिया है जिस पे क्या है, मृदा है, ऊपरी सतह इसकी मृदा मृदा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हवा से, तेज हवा से या फिर किसी अन्य कारक से, जैसे जल से, क्या हो जाएगा, ऊपरी जो सतह है, मृदा की ऊपरी सतह जो उपजाऊ होती है वो इसको बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाएगा। तो ये ऊपरी ऊपरी उपजाऊ जो सतह है वो बहकर क्या आ गई, दूसरे स्थान पर आ गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीट इरोजन कहेंगे, यानी कि चादर अपरदन, क्योंकि जो ऊपरी मृदा थी वो चादर की तरह पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, अब उसको कोई अन्य कारक आकर उसको बहाकर दूसरे स्थान पर ले गया है, तो उसको हम चादर अपरदन कहते हैं। अब इसका संरक्षण देख लेते हैं। इसका संरक्षण अनेक प्रकार से किया जा सकता है। पहला है, पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च रेखाओं के समान ही समोच्च जुताई करने से मृदा अपरदन कम हो सकता है, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे ये पहाड़ है,
यहाँ पे समोच्च कृषि करेंगे ऐसे, इसको हम सीढ़ीदार भी कह सकते हैं। अगर हम ऐसे कृषि करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कृषि अच्छी हो सकती है और मृदा अपरदन कम हो सकता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाने से, यानी कि जैसे ये भूमि है, अगर इसमें ढाल है तो यहाँ पे जो ये इसका किनारा है, यहाँ पे हम सोपान बनाने से क्या कर सकते हैं, इसमें मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, क्योंकि ये इसको ऊपर से आने वाली मृदा को क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। सीढ़ीदार कृषि करने से, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो सीढ़ीदार कृषि करने से क्या होगा, यहाँ पर मृदा अपरदन कम हो सकता है। फसलों के बीच घास की पट्टी बनाने से, यानी कि जैसे ये एक एरिया है जिस पर हमने क्या कर रखा है, फसल उगाई है, अगर इसमें हम पट्टीदार क्या लगा देंगे, घास लगा देंगे, यानी जैसे इधर इस पूरे एरिया में घास लगा दिया, इस क्षेत्र में घास लगा दिया, तो जो हवाएं होंगी, जो तेज हवाएं होंगी, वो क्या करेंगी, इन घासों से टकराएंगी, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी, पहुँचेंगी लेकिन इनकी जो गति होती है, वो ये घास इसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, तो यहाँ पर तेज हवा इन फसलों के बीच नहीं आ पाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, ये फसल सुरक्षित रहेंगे। पेड़ों की कतारों में रक्षक मेखला बनाना, ये भी ऐसा ही होगा, जैसे ये खेत है, हमने इसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, तो क्या होगा, जो बाहर से हवा आएगी वो पहले इन पेड़ों में आएगी, तो ये पेड़ क्या करेंगे, बैरियर का काम करेंगे, दीवार का काम करेंगे, और ये तेज हवाओं को इस फसल तक पहुंचने से, इसको नष्ट होने से क्या कर देंगे, रोक देंगे, और इससे मृदा अपरदन भी नहीं होगा, क्योंकि तेज हवाएं भी क्या करती हैं, उपजाऊ मृदा को एक भूमि से दूसरी भूमि या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर ले जाते हैं। इससे क्या होगा, अगर ये मेखलाएं इसको रोक देंगी, हवाओं को रोक देंगी, तो ये इस यहाँ की उपजाऊ मृदा को दूसरे क्षेत्र पर नहीं ले जा पाएगा।